Welcome class 8 in today's SST class. Students, in our social studies classes, we are discussing history chapter 5, the uprising of 1857. And in this chapter we have discussed about causes of the revolt. There were many causes of revolt: political causes, social and religious causes, military causes, economic causes, and some immediate causes. In our today's class, we will discuss our next topic, that is सेपरेशन ऑफ द रिवॉल्ट. स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा कि 1857 में डिफरेंट सेंटर्स हुए, रिवॉल्ट के डिफरेंट सेंटर्स हुए, जैसे लखनऊ, आरा, झांसी और भी बहुत सारे दूसरे सेंटर्स, कानपुर जैसे सेंटर्स. हमने ये पढ़ा कि किस तरीके से उन सेंटर से रिवॉल्ट की शुरुआत हो जाती है. अब क्या होता है, अब अगर इंडियन लीडर्स की तरफ से, इंडियन रूलर्स की तरफ से इस तरह से कोई रिवॉल्ट हो रहा है, तो क्या ब्रिटिश उसका क्या जवाब देती है? ब्रिटिश ने उस पूरे रिवॉल्ट को सप्रेस कर दिया, पूरी तरीके से दमन कर दिया, डाउन कर दिया. अब उसके पीछे का प्रोसेस कैसा था? हुआ क्या था कि जो लार्ज स्केल में रिवॉल्ट हो रहा था, तो ब्रिटिश चाहते थे कि इस रिवॉल्ट को रोका जाए और उनकी जितनी भी टेरिटरीज़ अभी तक ब्रिटिश के अंडर में थी वो अपने साथ ही रखना चाहते थे. वो एक भी हिस्सा वो नहीं चाहते थे कि किसी भी इंडियन रूलर के द्वारा या इंडियंस उसे वापस ले लें. कुछ एरियाज़ में, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के रिवॉल्ट और प्रोटेस्ट के बाद ग्वालियर उनके हाथ में आ चुका था, है ना. तो अब ऐसे टाइम पे ब्रिटिश चाहते थे कि वो टेरिटरीज़ जो अभी किसी भी इंडियन रूलर्स ने ले लिया था, छीन लिया था वापस उस पूरे रिवॉल्ट के दौरान, वो भी इन्हें वापस चाहिए था. जिसके लिए इन्होंने गवर्नर जनरल उस टाइम पर हमारा जो था वो था लॉर्ड कैनिंग. इन्होंने क्या किया कि मोबिलाइज़ किया, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया, ट्रूप्स और कमांडर्स को इकट्ठा किया. और बहुत सारे इंपॉर्टेंट कमांडर्स जैसे ह्यू ग्रोस, नील कैम्पबेल, हैवलॉक, ऑटराम एंड जॉन लॉरेंस, ये कुछ मेन इनके कमांडर्स थे. इन कमांडर्स को बुलाकर इनके साथ मीटिंग्स करके इंस्ट्रक्शंस देते हुए ये कहा कि सारे कमांडर्स बिल्कुल फ्री हैं और अब वो किसी भी तरीके से इस पूरे रिवॉल्ट को रोकने के लिए अलाउ किया जा रहा है. मतलब कुछ भी करो, पर इन रिवॉल्ट को, ये जो भी सब हो रहा था, अपोज किया जा रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, उसको रोक दिया जाए और उसके लिए वो जो चाहे वो कर सकते थे. अब इन कमांडर्स ने क्या किया, इन कमांडर्स ने विलेजेस में आग लगाना शुरू कर दिया, जिसमें इन्होंने चांदनी चौक, कश्मीरी गेट, रेड फोर्ट जैसे प्लेसेस पे आग लगा दी, आग जला दिया. जहाँ जहाँ पर भी लोगों का गुस्सा है, भीड़ है, वो वहाँ पर इन लोगों ने फायर करना शुरू कर दिया, जिससे इंडियंस का रिवॉल्ट कहीं ना कहीं धीरे धीरे शांत होने लगता है. उस टाइम पर बहादुर शाह जफ़र, जिनको बहुत ज़्यादा फेवर किया जा रहा था, सारे इंडियंस इस रिवॉल्ट के दौरान बार बार कह रहे थे कि हम मुगल्स को ही रूलर्स के रूप में वापस चाहते हैं, हम ब्रिटिश एम्पायर को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को हटाना चाहते हैं. और बहादुर शाह जफ़र, जो कि आखिरी रूलर रहा है मुग़ल एम्पायर का, उसको वापस लाना चाहते हैं, ऐसा लोग कह रहे थे, है ना. तो इनको भी उस टाइम पे भगा दिया गया. बहादुर शाह जफ़र को छिपते हुए जाकर, हुमायूं का टॉम्ब है वहाँ पर उन्हें जाकर छिपना पड़ गया, शेल्टर लेना पड़ गया. लेकिन बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया कि वो भी गिल्टी हैं, वो भी दोषी हैं. और दोष के रूप में उन्होंने क्या उनके ऊपर दोष लगाया, गिल्टी किस बात के लिए साबित किया? उन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी मसाक हुआ, जितना भी मर्डर हुआ है, जितना भी कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है लाइफ का, जो भी रिबेल हो रहा है, जो भी विरोध विद्रोह हो रहा है, वो सब कुछ इनके द्वारा किया जा रहा है, बहादुर शाह जफ़र ही करा रहे हैं, ऐसा ब्रिटिशर्स ने कहा. और इसी दोष को मानते हुए उन्होंने कहा कि इनको भगा दिया जाए, इनको रंगून हटा दिया गया, इन्हें कैप्चर किया गया. बहादुर शाह जफ़र को, जो कि हुमायूं टॉम्ब में जाकर छिपे हुए थे, इनको वहाँ से कैप्चर किया गया. कैप्चर करके इनको एग्ज़ाइल कर दिया गया, देश निकाला कर दिया गया. और रंगून, जो कि म्यांमार है, वहाँ पर एक लेंदी ट्रायल के बाद वहाँ पर भेज दिया गया.
बाद में 7 नवंबर 1862 को बहादुर शाह जफ़र मर जाते हैं, उनकी डेथ भी हो जाती है। तो इस तरीके से मुग़ल एम्पायर पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। अब इस तरीके से बहादुर शाह जफ़र को तो उन्होंने अपने रास्ते से हटा दिया। नाना साहेब जैसे लोग, जो कि कानपुर से नाना शाह, बेगम हजरत महल जो कि हमारे अवध से यानी लखनऊ से विरोध कर रहे हैं, तात्या टोपे जो इनका साथ दे रहे हैं नाना साहेब का भी, और रानी लक्ष्मीबाई का भी साथ इन्होंने दिया, है ना। इनको भी कैप्चर किया गया और ये पहले तो ये भागते हुए नेपाल की तरफ जाते हैं, जहाँ पर तात्या टोपे को कैप्चर कर लिया जाता है और 1859 में इनको मार भी दिया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस तरीके से हमारे जो मेन लीडर्स थे, जो हमारे लोग थे, जो कहीं ना कहीं से ये एक सेंटर बन रहे थे इस पूरे रिवॉल्ट का। नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई तो पहले ही मर चुकी थी, है ना। तो ये सारे लोग कहीं ना कहीं, जब जो लीडर्स थे जिनके लीडरशिप में पूरा इंडिया रिवॉल्ट कर रहा था, लीडर्स ही भाग गए जान बचाकर। किसी भी तरीके से कितनों को तो पकड़ लिया गया, मार दिया गया, और इस तरीके से विदाउट लीडर्स ये सारा काम जो है, जो भी रिबल हो रहा था, जो भी रिवॉल्ट चल रहा था, वो सप्रेस कर दिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। इसके अलावा ब्रिटिशर्स ने एक और पॉलिसी अपनाई, जहाँ पर इन्होंने लालच दिया। यहाँ पर इन्होंने एक रिवॉर्ड अनाउंस किया। जैसे उन्होंने कहा कि जो भी लैंडलॉर्ड्स हैं, जो भी और लोकल रूलर्स हैं, जो लॉयल रहेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए साथ, उनको उनके ट्रेडिशनल राइट्स वापस दे दिए जाएंगे। ट्रेडिशनल राइट्स का मतलब वो राइट्स जो ब्रिटिशर्स के आने से पहले तक वो इस्तेमाल करते थे, प्रैक्टिस में था, है ना। तो ये ब्रिटिशर्स ने उनसे ले लिया था। ब्रिटिश तो अब अपने अंडर में उनको इनडायरेक्टली ब्रिटिश ही रूल कर रहे थे, और उन रूलर्स के द्वारा करा रहे थे जो हमारे लोकल रूलर्स थे, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा कि जो ट्रेडिशनल राइट्स इनसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ले लिया था, वो उनको प्रोवाइड कर देंगे, और साथ ही साथ जो लोग अपने आप को सरेंडर कर देंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, कह देंगे कि ठीक है भाई, हम नहीं रूल करना चाहते, अब आप डायरेक्ट ही रूल करें, उन्हें भी पुरस्कार दिया जाएगा और उनकी जान बख्श दी जाएगी, उन्हें कुछ भी नुकसान नहीं दिया जाएगा। तो इस तरीके से कुछ पॉलिसीज़ अपना के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिवॉल्ट को सप्रेस करने की कोशिश की। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है, वाई द अपराइजिंग फेल्ड। अब ये पूरा जो अपराइजिंग है, ये फेल्ड कैसे हुआ, मतलब क्या रीजंस थे जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। इफ़ेक्ट तो पड़ा अपराइजिंग का, इस पूरे रिवॉल्ट का, लेकिन वो बहुत बड़ा फ़र्क जो यहाँ पर उम्मीद लगाई जा रही थी जिस चीज़ की, वो क्यों नहीं हो पाया। तो इसके पीछे का रीज़न है क्योंकि ये इस पूरे रिवॉल्ट में होल इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया। अभी हमारे इंडिया का बहुत सारा पार्ट था जिसने इस रिवॉल्ट में बिल्कुल ही प्रेजेंस नहीं थी, मतलब बिल्कुल इन्वॉल्व ही नहीं हुए। फॉर एग्जांपल राजस्थान, असम, उड़ीसा, बंगाल, ग्रेटर पार्ट ऑफ पंजाब एंड साउथ इंडिया, ये पार्ट्स हमारे बिल्कुल लेस अनअफेक्टेड थे, बिल्कुल किसी भी तरीके से रिवॉल्ट में कोई भी भूमिका इनकी नहीं थी। इनके अलावा जो लोकल रूलर्स हमारे थे, जैसे कुछ रूलर्स हमारे राजपूत रूलर्स थे उस टाइम पर, जो हैदराबाद के निज़ाम्स हैं, इनके अलावा कुछ रूलिंग चीफ्स थे नाभा के, पटियाला के, कश्मीर के। इन लोगों ने इस पूरे रिवॉल्ट को में कहीं भी रोल प्ले नहीं किया, मतलब कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, सपोर्ट नहीं किया, है ना। तो कहीं ना कहीं यूनिटी की कमी हम मान सकते हैं कि जैसे कुछ जगहों से कुछ लोगों ने के लीडरशिप में, कुछ जो लोकल रूलर्स थे उनके लीडरशिप में रिवॉल्ट की शुरुआत हुई, लेकिन क्योंकि सभी ने इसको सपोर्ट नहीं किया, इसकी वजह से ये कहीं ना कहीं फेल हो गया, है ना। पॉसिबिलिटी बनती है ना कि अगर ये राजपूत, कश्मीर के लोग, हैदराबाद के निज़ाम, सभी अगर हो सकता है साथ होते, पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान, हर जगह के लोग एक साथ होते, तो कहीं ना कहीं ये अपराइजिंग थोड़ा सा और ज़्यादा स्ट्रांगली हो पाता और ब्रिटिशर्स के ऊपर उसका कुछ और ज़्यादा असर पड़ता। तो ये एक रीज़न है कि ये अपराइजिंग फेल हो गई। इसके अलावा कुछ और सेंटर्स, कुछ और पार्ट्स जहाँ से ब्रिटिशर्स को डाउट था कि हो सकता है यहाँ से भी रिवॉल्ट की शुरुआत हो जाए, और जहाँ पर उनको लग रहा था कि ये रिवॉल्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रिवॉल्ट होने वाला है,
तो ऐसी जगह पर इन्होंने पहले से ही सेफ्टी मेजर्स अपना के रखे हुए थे। जैसे मुंबई, मद्रास, बंगाल जैसे इलाकों में इन्होंने पहले से ही डिक्लेयर कर दिया था। उन्होंने ऑर्डर इश्यू कर दिया था कि कोई भी सस्पेक्टेड पर्सन होगा जिसके ऊपर भी डाउट जाएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उन्हें ऑन द स्पॉट शूट कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। जिस डर की वजह से कहीं ना कहीं लोग इकट्ठा नहीं हो रहे थे और अपने व्यूज़ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी तरह के प्लानिंग नहीं कर पा रहे थे, और इस तरीके से उन लोगों ने पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाए, इन्वॉल्व ही नहीं हो पाए इस पूरे रिवॉल्ट में, जो कि इस रिवॉल्ट के फेलियर का भी एक रीज़न बना। इसके अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल ट्रेंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के साथ थी, बहुत अच्छा एकदम उनका एडमिनिस्ट्रेशन था। उनकी जो आर्मी है, उनके जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, स्किल्ड हैं, और इसके अलावा ये सारे लोग कनेक्टेड थे थ्रू टेलीग्राफ, रोड्स एंड रेलवेज़, है ना। तो इस तरीके से रिवॉल्ट को रोकने में भी इन टेक्निक्स ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जैसे अगर मान लो कि यहाँ से रिवॉल्ट करते हुए, मार्च पास करते हुए कोई भी लोगों का ग्रुप आगे जा रहा है, तो वो टेलीग्राफ के थ्रू, जो भी उनके पास कम्युनिकेशन के मीडियम्स हैं, उनके थ्रू वो आगे के स्टेशन पर, आगे के जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर पहले से ही मैसेज सेंड कर देंगे कि इस तरीके के लोग आ रहे हैं और बी केयरफुल, है ना। तो इस तरीके से आगे के लोग पहले से ही रेडी रहेंगे पीछे के लोगों को रोक पाने के लिए। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये टेक्निक्स, ये जो इनके पास अवेलेबल फैसिलिटीज़ थे, उन्होंने इनको सक्सेसफुल बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। साथ ही इनके पास बहुत ही सुपीरियर मिलिट्री टेक्निक्स हैं, और हमारे इंडियंस के पास इन सब चीज़ों की ही कमी थी। बहुत ही आउटडेटेड टेक्निक्स हैं हमारे पास, और बहुत ही पुराने तरीके से हम इन सब चीज़ों का सामना कर रहे थे। दैट्स वाई वी गॉट फेल्ड। क्लियर? तो ये रीजंस थे कि क्यों हमारे 1857 का रिवॉल्ट क्यों फेल हो गया और हम इतने ज़्यादा सक्सेसफुल उसमें क्यों नहीं हो पाए। ठीक है, तो इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द इफ़ेक्ट ऑफ दिस रिवॉल्ट। इस इफ़ेक्ट रिवॉल्ट का क्या इफ़ेक्ट पड़ा, कुछ तो असर पड़ा, कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत हो चुकी थी जिसका इफ़ेक्ट देखने को मिला, और साथ ही साथ पर नेचर ऑफ द रिवॉल्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, in homework you have to draw timeline given on your book के फर्स्ट पेज पे जो हमारा चैप्टर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर टाइमलाइन दिया हुआ है। यू हैव टू लर्न इट ऑल्सो, इसे ड्रॉ भी करना है, साथ ही साथ इसको हमें लर्न भी कर लेना है। डेट वाइज हम सारे इवेंट्स को बिल्कुल प्रिपेयर रखेंगे, बिकॉज ऑल डेट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन। क्लियर? So students, now we will meet in our next class. Till then, take care and have a nice day.